तो लेट अस बिगिन स्ट्रेट फॉरवर्डली। चलिए, क्या है पैराजंबल, यहां से शुरू करेंगे और सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, हम लोग बात करने वाले हैं पैराजंबल की, ठीक है। और इसके कॉन्सेप्ट्स पहले जानेंगे, ट्रिक्स जानेंगे और फिर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ये कुछ पहलू हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो प्लीज अब आने वाले सेगमेंट को ध्यान से सुनिएगा। पैराजंबल क्या है यहां से ही शुरू करेंगे, चिंता मत करो। कुछ लोग होंगे जिन्हें ये समझ में नहीं आता है पैराजंबल क्या है, तो ये सब बातें भी मैं आपके साथ करूंगा। तो एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू ऑल ओनली, है ना। आपके लिए ही सारी चीजें हैं, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्डली मूव करें। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉम्प्रहेंशन की भी क्लास ली जाएगी, क्यों चिंता करते हो, ठीक है। सारे बेसिक चीजें आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले आपने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा पैराजंबल। अगर ये नाम नहीं सुना तो शायद ये नाम तो सुना ही होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अगर पैराजंबल नहीं सुना तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट सुना होगा। और अगर आप एसएससीएल के अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है या सुना है तो पीक्यूआरएस सुना होगा। पीक्यूआरएस, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये लगभग बोलते हैं ना उसी बाग की चिड़िया हैं जिस बाग में हम लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं। अब है क्या, कहां से कहानी शुरू होती है और किस तरीके से हमें चीजों को ध्यान रखना है, वो सारी बातें थोड़ा सा हम लोग सुनते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल में रखता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। पैराजंबल को और अच्छे से समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल इन हिंदी, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, आप बताना सही लिखा है क्या, जैसे मैंने लिखा है ना। राजू को काटकर सेब खिलाओ, पहला सेंटेंस। दूसरा देखना, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। सेंटेंस आपको हिंदी में ठीक लग रहा है? डू यू फाइंड दीज टू सेंटेंसेस एब्सोल्युटली करेक्ट इन हिंदी? बताइए मुझे, बोलिए। तो कई लोग कहेंगे कि हाँ भैया लग तो रहा है, कलेश हुआ है। पहला सेंटेंस है राजू को काटकर सेब खिलाओ। अरे राजू को काहे काटना है, सेब को काटना है। तो प्रॉपर इंग्लिश मतलब प्रॉपर सेंटेंस क्या होना चाहिए, राजू को सेब काट कर खिलाओ। अब देखो हिंदी थी, हम लोग हिंदी पढ़ते आए हैं, तो इजीली हमें समझ में आ गया कि प्लेसमेंट ऑफ काटकर इज रॉन्ग। जो काटकर का प्लेसमेंट है, यानी जो वर्ड काटकर है, इसका प्लेसमेंट गलत हुआ। तो यहां प्लेसमेंट की वजह से अनर्थ हो गया, प्लेसमेंट की वजह से अर्थ बदल गया। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, अब ये बच्चे को उबालना है कि दूध को, तो क्या होगा, बच्चे को दूध उबाल कर पिलाओ। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जब एक वाक्य में शब्द इधर उधर हो गए तो शब्दों का अर्थ बदल गया। तो सोचिए, जब हमारे सामने अलग अलग सेंटेंस होंगे और सेंटेंस अगर आगे पीछे हो जाए तो उस पैराग्राफ का अर्थ बदल जाता है। एक्चुअल में जंबलिंग का मतलब होता है नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, मतलब जो चीज क्रम में नहीं है। यानी क्या क्रम में नहीं है, पैराग्राफ। तो हमें उसे बस क्रम में बताना है, इसे ही सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। इंग्लिश में आपने देखा होगा इस तरह से, ठीक है। अब हिंदी में हमने देखा तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्टी क्यों होती है, क्योंकि वहां हमें अंग्रेजी की उतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमने इंग्लिश को एकदम दूसरी भाषा की तरह ही देखा है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। तो पैराजंबल जो लोग पूछ रहे थे क्या है, तो पैराजंबल का मतलब होता है कोई एक पैराग्राफ है जो एक व्यवस्थित रूप में नहीं लिखा गया है, हमें उसे व्यवस्थित रूप में लिखना है, दैट इज कॉल्ड पैराजंबल। इसीलिए से अब ज्यादातर पीक्यूआरएस हमारे एग्जाम में ये थोड़ा अलग आता
है ना। हमारे एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है, टू टाइप्स। किस तरीके से पूछा जाएगा? सबसे पहले जहां फर्स्ट सेंटेंस फिक्स होगा और आखिरी सेंटेंस फिक्स होगा, बाकी के पी क्यू आर एस या एबीसीडी के रूप में आपको अरेंज करने हैं। इसके साथ इसके ऑप्शंस भी दिए होते हैं। ऑप्शन कैसे? जैसे पी आर एस क्यू, है ना, पी एस क्यू आर, है ना, एस आर पी क्यू, या फिर एस पी आर क्यू, मतलब इस तरीके से। तो यहां फर्स्ट फिक्स है, लास्ट फिक्स है, बाकी आपको अरेंज करना है। दूसरा टाइप क्या होता है? जहां फर्स्ट लास्ट फिक्स नहीं है, सीधे पी क्यू आर एस दिए हैं, या हो सकता है एबीसीडी दिए हो, कुछ भी हो सकता है। फिर इनके ऑप्शंस दिए होते हैं, और इन ऑप्शंस के आधार को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें अरेंज करनी होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन, कोई समस्या किसी को नहीं होगी, एकदम जबरदस्त तरीके से। कोई समस्या किसी को नहीं होगी, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है। अब समस्या कहां शुरू होती है? जब क्वेश्चंस आते हैं। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट हम इस बात को समझें। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट हम इस बात को समझें कि अब हमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सीखना है। तो क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पैराजंबल के लिए जरूरी चीज क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रीडिंग। रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान रखिएगा। बिना रीडिंग के आप सोच रहे हैं कि पैराजंबल के क्वेश्चंस बन जाएं, हो जाएं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि रीडिंग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहेगा। क्योंकि जब आप रीड करते हैं आपको पता चलता है कि एक पैराग्राफ की फ्रेमिंग क्या होगी। तो जितना आप रीड कर रहे हैं उतना बढ़िया होगा। अब इसमें ये नहीं है सर कितना रीड करें, क्या रीड करें। हाँ, यहाँ कुछ टॉपिक्स का विशेष ध्यान रखें। जैसे अगर हम देखें हमारे एग्जाम में स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, स्कीम्स वगैरह का ध्यान रखें, है ना, स्कीम्स या पॉलिसीज अगर एग्जाम थोड़ा अच्छा बना रहे हैं तो ये पूछी जा सकती हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो कोई स्पोर्ट्स का पैराग्राफ हो सकता है ना, इकोनॉमी पर हो सकता है अगर क्वेश्चन पेपर अच्छा बनाया जा रहा है। ठीक है। करंट इवेंट हो सकता है ना, कोई भी घटना चक्र जिसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, साइंस एंड टेक से हो सकता है ना, कोई सोशल टॉपिक हो सकता है। ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पर हमें बातचीत करके ध्यान रखना है। अब यहां देखो, एक फेवर किसको मिलता है? अगर मैं थोड़ा सा इस चीज को समझ लूं, डिग्निफाई करूं, और इस चीज का पहलू समझने की कोशिश करूं, तो यहां से मुझे एक बात क्लियरली समझ में आती है और समझ में आनी भी चाहिए। क्या? कि मान लो मैं एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं। सुनिएगा, मतलब मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट भी आ सकता है जो कि कहीं ना कहीं किसी भी पॉलिसी या स्टोरी बेस्ड सेगमेंट में आ जाएगा। ठीक है, सुनिए। मान लीजिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मेरे सामने कोई कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट या पैराजंबल साइंस का आ गया, तो बताओ मेरे लिए इजी होगा कि नहीं? तुलनात्मक रूप से यानी कंपैरेटिवली अगर देखें उस स्टूडेंट के जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, मैथ्स बैकग्राउंड का या अन्य बैकग्राउंड से, तो यहां प्रिविलेज जरूर मिलता है उन स्टूडेंट्स को जो शुरू से रीडिंग करते आ रहे हैं, जिनकी हैबिट ही है हाँ भाई हम रीड कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। तो रीडिंग यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और रीडिंग से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं एग्जाम। ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें 10 से 15 मिनट से 20 मिनट तक कम से कम अपनी रीडिंग हैबिट बिल्ड करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जब कॉम्प्रहेंशन क्लोज टेस्ट आएंगे तब भी मैं यही बात बोलने वाला हूं। आगे बढ़े, चलिए। अब सबसे बड़ी बात, हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे शुरुआत करें, क्या तरीके हैं पैराजंबल को अप्रोच करने के? तो रीडिंग तो है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ और टूल्स हैं? हाँ, दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं।
क्योंकि देखो हमारे एग्जाम में जो पैराजंबल आएगा वहां ऑप्शंस होंगे। बात समझ में आ रही है? हमारे एग्जाम में जो पैराजंबल आएगा वहां ऑप्शंस होंगे। और अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो अप्रोच जो है बहुत ही सिंपल सी है दोस्त। अप्रोच जो है वो बहुत ही सिंपल सी है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे दो ऐसे सेंटेंस ढूंढने हैं जो एक दूसरे के पेयर हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेयरिंग ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले पेयरिंग बनाना शुरू कीजिए। बात समझ में आ रही? सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि कौन से दो सेंटेंस है जो कनेक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए क्यू एस कनेक्ट हो रहा है। अब हम जैसे ही कोई एक पेयर बन जाए उसे ऑप्शंस में रख के चेक करो, ऑप्शंस में कहां कहां है। यानी पहले पेयर बनाना है, दूसरा जो तरीका हमें अपनाना है उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन। दूसरा जो तरीका हमें अपनाना है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन। पेयर्स बनाने हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, बस आंसर। बोलेंगे सर बस इतना ही है। हाँ, देखने में जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि कई बार टॉपिक ऐसे होते हैं कि जहां हमसे पेयर बनते नहीं है। कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से हम ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहा है। हुआ होगा, अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उन्होंने जरूर इन चीजों का अनुभव किया होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हीं दोनों प्रोसेस पर हम थोड़ा सा और काम करने की कोशिश अब करने वाले हैं। तो शैल वी बिगिन, आगे बढ़ें, शुरू करें। बोलिए जरा, शैल वी बिगिन, आगे बढ़ें, शुरू करें। चलिए, तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो यही पॉइंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैराजंबल क्या है? सिंपल वेज टू अटेम्प्ट पैराजंबल, साधारण तरीका। सबसे आसान तरीका पैराजंबल को अटेम्प्ट करने का क्या है भैया? एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंतर्गत क्या आता है, ऑप्शन एलिमिनेशन, और दूसरा पेयरिंग मेथड। अब जो बात समझने की है कि पेयर किस बेसिस पर बनेंगे, तो पेयर के लिए दो चीजें ध्यान रखना, ग्रामेटिकल पेयर और लॉजिकल पेयर्स। पेयर्स के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ग्रामर के आधार पर और दूसरा लॉजिकल। सर ग्रामर तो चलो समझ में आया, लॉजिक क्या है अभी थोड़ी देर में बताता हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्रामर दो सेंटेंस में सही कनेक्ट हो रही होती है, लेकिन उनका तर्क यानी हो सकता है कनेक्टिविटी लॉजिक के हिसाब से गलत हो, तब हम उसे सही पेयर नहीं मानेंगे, भले ही वो ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामेटिकल पेयर्स और लॉजिकल पेयर्स की बात। उससे पहले देखिए, पेयर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। ये कुछ चार ट्रिक्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। मैंडेटरी पेयर रूल, यानी कौन से दो सेंटेंस हैं जो पेयर बना रहे हैं, सबसे पहले यही देखो, सटीक सबसे पहले। दूसरा प्रोनाउन क्लू, जैसे मान लो रोहित है, तो रोहित के लिए शी तो आ नहीं सकता, ही होगा। अगर ऐसा कुछ है तो हम इसका क्लू ध्यान रखें। दूसरा टाइम सीक्वेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, किस घटना चक्र में कोई कार्य घटित हुआ। और अंत में कनेक्टर्स वर्ड ट्रिक, यानी जिसे हम बोलते हैं कंजंक्शन या फिक्स प्रपोजिशन बेस्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे पेयर बनाने के लिए। सर हमने वाईटी पर 3 क्लास की थी, फिर समझ नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, मत करो फिर। ठीक है, एलिमिनेट किस बेसिस पर करेंगे, पेयरिंग के बेसिस पर ही। हाँ, अब आ रहे हैं अगली बात पर। ठीक है, ऐसे लिखा है कभी आपने स्कूल में, निबंध ऐसे? तो जब हम ऐसे लिखा करते थे, आपको याद होगा पहला पैराग्राफ क्या होता था, इंट्रोडक्शन। दूसरा पैराग्राफ क्या होता था, एक्सप्लेनेशन, जिसमें कॉज फिर इफेक्ट, और फिर अंत में क्या होता था, कंक्लूजन। अगर बेसिक बात समझे तो ऐसे को हम लोगों ने ऐसे ही लिखा है, इंट्रोडक्शन, फिर उस चीज के कोई कारण है तो कॉजेस, कुछ प्रभाव है इफेक्ट, और अंत में कंक्लूजन। यही कहानी थी।
इसी कहानी को बस हमें कैरी करते हुए चलना है और कुछ नहीं। देखिए यहां पर कुछ चीजें समझना है। किसके बारे में? पेयरिंग के बारे में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, सुनिएगा। 6 सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस बात करता है ना, मिस्टर प्रोफेसर 1। सेकंड सेंटेंस बात करता है मिस्टर प्रोफेसर 2। थर्ड सेंटेंस फाइनली से शुरू होता है। फोर्थ सेंटेंस हाउएवर, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस एग्जाम्पल देता है किसके बारे में? मिस्टर प्रोफेसर 1। और सिक्स सेंटेंस एग्जाम्पल देता है मिस्टर प्रोफेसर 2। आपके सामने 6 सेंटेंस मैंने रॉ रखे हैं, ठीक है। आप जरा मुझे इसका पेयर बना के बताइए। बताइए कौन से पेयर आप लोग जोड़ पा रहे हैं? अब देखिए यहां जो सबसे जरूरी बात है समझने की, वो क्या है? देखिए यहां तो हमने सेंटेंस लिखे भी नहीं है, बट कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं कि सर 1 और 2 सही तो लग रहे हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, बोलते हैं 1 और 2 सही तो लग रहे हैं, बट ये गलत है। 1 भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, 2 भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक साथ नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई? वी जनरली डू नॉट यूज टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट है ना। चलिए, तो इसका मतलब पहले एक इंडिपेंडेंट फिर उसका डिपेंडेंट, तो 1 के संग उसका डिपेंडेंट सेंटेंस 5 है, ठीक है। फाइनली अंततः कंक्लूड कर रहा है। हाउएवर कुछ लिंक जोड़ रहा है, भले ही नेगेटिव हो, तो पहले हाउएवर वाला पार्ट, फिर उसके बाद प्रोफेसर 2 की बात, फिर प्रोफेसर 2 का एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन जो 6 में है, और अंत में क्या आ गया? फाइनली। यानी यहां से एक पॉइंट सीखने का कि इंडिपेंडेंट के संग उसका डिपेंडेंट सेंटेंस ही जोड़े। क्या कहा मैंने? इंडिपेंडेंट सेंटेंस के संग उसका डिपेंडेंट जोड़े। इंडिपेंडेंट सेंटेंस के संग डिपेंडेंट का, ये पेयरिंग का पॉइंट है। सर समझ नहीं आया, मैं वही समझा रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा। पहला सेंटेंस प्रोफेसर 1 के बारे में था, दूसरा सेंटेंस प्रोफेसर 2 के बारे में। अब एग्जाम में अक्सर क्या होता है, हमें ये दोनों सही लगते हैं और ये होते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई प्रोफेसर 1 की बात हुई है फिर 2 लिख दो। लेकिन जब हम दोनों प्रोफेसर 1 और 2 को एक साथ लिख देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर इनके डिपेंडेंट सेंटेंस को हम कहां जोड़ें, यानी इनका जो इन पे निर्भर है उसे कहां जोड़ें। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर आप कभी कोई इंडिपेंडेंट सेंटेंस देखते हैं, यानी जो अकेला अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो एटलीस्ट ये ढूंढने की कोशिश करें कि उसका निर्भर वाक्य कौन सा है ना। कुछ समझ नहीं आया? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने जो बात बोली वो एकदम काल्पनिक थी, क्योंकि ये एग्जाम्पल पे समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए जो पॉइंट समझने का है वो ये है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की पेयरिंग होगी, पेयरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। तो ये पेयरिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी द वर्ड्स दे हेल्प इन मेकिंग ग्रामेटिकल पेयर्स, ऐसे कौन से शब्द हैं जो ग्रामेटिकल पेयर्स बनाने में मदद करेंगे? जैसे आपने सुना होगा एंड। एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? और। मान लीजिए कोई वाक्य, कोई सेंटेंस एंड से शुरू है, एंड ही हेल्प्ड अस, तो एंड के संग मान लो आगे क्या आ रहा है? पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये स्वाभाविक है, इससे पहले भी कैसा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव। कहो हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड ग्रामेटिकल पेयर। एंड का मतलब क्या हो गया? और हो गया। एंड का मतलब क्या हो गया? और हो गया। मिस्टर प्रोफेसर फर्स्ट एंड होता है, हाँ एंड होता तो 2 आ जाता, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर एग्जाम्पल बता दीजिए। पहले मैं अपनी बात रख लूं कि एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल में तो करनी ही है सारी चीजें। पहले तुम लोगों के कमेंट देख लें, ये सब तो पढ़ते ही रहेंगे हम। हाँ,
सर एग्जाम्पल बता दीजिए। और क्या, रिपीट कर दिए। हाँ सर, एंड के साथ पॉजिटिव, मैंने ये नहीं कहा पॉजिटिव होता है। एंड के संग जब दो सेंटेंस जुड़ेंगे तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अगर पहला भाग नेगेटिव है, नेगेटिव से मतलब कोई नकारात्मक भाग है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं नॉट आ जाएगा, तो यहां भी नेगेटिव ही रहेगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ एंड। जैसे बट की क्वालिटी क्या है, बट माने होता है लेकिन, परंतु। तो जब पहला वाक्य पॉजिटिव और मान लो बट आना है, तो आगे वाला क्या होगा, नेगेटिव। यदि पहला वाक्य नेगेटिव बट आ रहा है तो बाद में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अभी मैं आपको कुछ शब्द बताने जा रहा हूं जो आपके पेयर्स बनाने में मदद करेंगे, और सामान्यतः इनसे सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, सामान्यतः इनसे सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। टाइप समझा दीजिए, कौन सा टाइप। दो टाइप के क्वेश्चन अभी क्वेश्चन आएंगे ही, जिनमें फर्स्ट और लास्ट फिक्स हो। वाह, व्हाट यू आर नॉट गेटिंग, लेट मी स्टैंड हियर एंड लेट मी लिसन टू यू पीपल फर्स्ट। मैं आपको पैराजंबल अप्रोच करने के तरीके बता रहा हूं, ठीक है। पता नहीं लोग पहली बार सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है। मैंने आपको बताया पैराजंबल को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको तरीके बताया कि पैराजंबल होता क्या है, अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उन्हें एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करना। पैराजंबल का मतलब क्या हो गया, टू अरेंज सेंटेंसेस इन मीनिंगफुल वे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब इनको कैसे हम अरेंज करेंगे, उसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए। आप सेंटेंस के पेयर बनाओ, ऑप्शंस को रख के चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है कौन सा नहीं। पेयर बनाने के दो तरीके, एक ग्रामेटिकल पेयर, दूसरा लॉजिकल। मैंने यहां पर आपको एक एग्जाम्पल रख के दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको बताया कि कई बार फीलिंग आती है कि मान लीजिए रोहन के बारे में बात हो रही है, इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस रख दें जो राहुल के बारे में बात हो रही है, और ये पढ़ने में भी ठीक लगता है। लेकिन पॉइंट ऑफ लर्निंग क्या है कि अगर रोहन का कोई डिपेंडेंट सेंटेंस है तो उसे हम इसके संग प्रायोरिटी देंगे, और राहुल का अगर डिपेंडेंट सेंटेंस है तो वह यहां होगा। ठीक मैंने यहां बताया, प्रोफेसर वन प्रोफेसर टू दो सेंटेंसेस थे, अगर पढ़ने में ये सही लग रहे हैं तो लग रहे हैं, लेकिन इनके जो डिपेंडेंट सेंटेंस हैं अगर आप इनके संग इंडिविजुअली नहीं रखेंगे तो बाद में वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। यही मैंने बताया। फाइनली कहां आता है, अंत में, हाउएवर कॉन्ट्रडिक्शन। तो उस हिसाब से हमने ये अरेंज किया था। फिर मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंस की बात, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से शब्द हैं जो पेयर बनाने में मदद करेंगे, बस, और तो मैंने कुछ बताया नहीं है। ये कुछ शब्द हैं जो आपकी मदद करेंगे। Below are the words they help in making grammatical pairs and sort out sentence rearrangement। देखें, एंड, अगर कोई सेंटेंस, सुनिए बात को सुनिएंगे तो समझ आएगा। एंड से अगर दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं तो अब देखो, एंड से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, पहली बात कोई पैराग्राफ शुरू नहीं होगा, डेफिनेटली किसी में जुड़ेगा, तो उससे पहले कोई पॉजिटिव आया होगा अगर, तो आगे भी पॉजिटिव होगा। यानी ये देखिए वो वर्ड्स हैं जो ऐड करेंगे, एड ऑन। जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसी में एड ऑन, जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसी में एड ऑन। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन तो आया ही नहीं है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। तुम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया से सीधे आते हो क्लास से पहले, चलो अब हम क्लास में चल रहे हैं, हमारी दुनिया वही है, सीधे यही क्लास में लॉन्च होते हो क्या। तो एडिशन का मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो समान चीजों को जोड़ने में मदद करेंगे। अगेन, एज वेल एज, ऑल्सो, एडिंग टू, ये मदद करने वाले वर्ड्स हैं, ट्रिक है, इन्हें ध्यान रखें। फर्स्टली, बिसाइड्स, फर्दर। अब आप सोच के देखो, क्या किसी पैराग्राफ की शुरुआत एंड से हो सकती है, क्या किसी टॉपिक की शुरुआत ऑन द, है ना, एडिंग टू से हो सकती है, नहीं, ये किसी में कुछ ऐड करेंगे। हाँ बिल्कुल, एलिमिनेशन और पेयरिंग दोनों ही लगाना पड़ेगा। तो यहां से हम जनरली देखें तो सेंटेंस शुरू भी नहीं हो रहा है। अब आते हैं विरोधाभास, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। बट अभी यही बताया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रेदर के बजाय हाउएवर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑन द कॉन्ट्ररी, इन स्पाइट ऑफ, नेवरदीलेस, ऑन द अदर हैंड, ये भी क्या है,
कॉन्ट्राडिक्शन की चीजें, यानी एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव के संग जोड़ेंगे या एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव। लास्ट में कुछ शब्द लिखे हैं जो क्या दर्शाते हैं, कंक्लूजन या जिन्हें कहते हैं रिजल्ट। थ्योरम सॉल्व किए, मैथ्स की थ्योरम, मैथ्स की थ्योरम सॉल्व किए, बिल्कुल की होगी। तो लास्ट में लिखते थे हम लोग क्या, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में हम सब लोग लिखते थे क्या, हैंस प्रूव्ड। तो आप देखेंगे ये कुछ शब्द हैं, ये जनरली कहां देखने मिलते हैं, लास्ट में। जनरली देखिए किसी भी बात को अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पर है। मान लीजिए कोई पैराग्राफ कंक्लूजन गई है तो हो सकता है शुरू हो जाए, है ना। तो दस देयरफॉर फाइनली एज अ रिजल्ट हेंस अकॉर्डिंगली इन दीज वेज इन ब्रीफ, ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। तो ये आपके पेयर बनाने में मदद करेंगे ग्रामेटिकल। सामान्यतः इनसे शुरुआत भी नहीं करेंगे, जनरली दे डू नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस, है ना। जनरली ये क्या करते हैं, किसी सेंटेंस की शुरुआत भी नहीं करते हैं, है ना। दे हेल्प यू कनेक्ट द सेंटेंस। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, लॉजिकल पेयर्स। लॉजिकल पेयर्स यानी जहां ग्रामर काम ना करे। आइए थोड़ा सा समझते हैं, दो सेंटेंस आपके सामने रखता हूं और बताइएगा पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा, लॉजिकली, ग्रामेटिकली नहीं। पहला सेंटेंस, टू सक्सीड इन लाइफ। दूसरा सेंटेंस, वी शुड वर्क हार्ड। मैं इसे ए का नाम देता हूं, इसे बी का नाम। आप बताइए क्या बनेगा, ए बी या बी ए। देखें जरा। अब देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ कहानी समझने वाली बात है, और वही व्यक्ति सफल होता है इनमें जो कहानी को समझ जाता है। कहानी को समझना हमारे लिए आसान होना चाहिए। कैसे, आइए। सबसे पहले जिन लोगों ने जवाब दिया है कि सर बोथ, मैं तो कह ही रहा हूं दोनों सही है, पढ़ के देखो। टू सक्सीड इन लाइफ, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ, दोनों सही आ रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था लॉजिक। अब कहानी को समझना है आप सबको, कहानी हमसे क्या कहती है। इस बात को थोड़ा समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं प्रैक्टिकल। तो लिखना बंद कर दीजिए, स्टॉप राइटिंग नाउ, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज आप कहेंगे अरे बाबा ये तो सिर के ऊपर से फिर से गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा। देर इज अ प्लेस इन दिल्ली कॉल्ड मुखर्जी नगर, नाम सुना होगा, ठीक है। अब एक व्यक्ति, मैं अपने बारे में ही बोलता हूं, मैं घर पे बैठा था ऐसे ही, कुछ काम नहीं, आराम से बस, है ना। गर्मियों का समय था, फुल आराम चल रहा था, है ना। तो अचानक से दिमाग में आया कि चलो यार बाहर घुमाते हैं। तो टहलते टहलते मुखर्जी नगर पहुंच गए, ठीक है, वहीं पास 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 रहते थे। तो वहां देखा काफी सारी कोचिंग्स हैं, अरे यार यहाँ तो बहुत कोचिंग है। तो देखा यार इस कोचिंग का बड़ा नाम सुना है, चलो देखते हैं क्या होता है। अंदर गए, रिसेप्शन पे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हाँ भैया एसएससी की प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है भाई, कराते हैं प्रिपरेशन। तो मन में एक जिज्ञासा थी, गर्मी वैसे ही पड़ रही है, अरे एसी का एंजॉयमेंट ले लेते हैं। बोला फ्री क्लास, डेमो क्लास है, बोला हाँ बिल्कुल है। तो रसीद बना दी एक डेमो की, रिसीट, हिंदी में रसीद बोलते हैं, अंग्रेजी में रिसीट कहते हैं, रिसिप्ट नहीं रिसीट। रिसीट दे दी, डेमो क्लास ली। डेमो क्लास इतनी शानदार, मजा आ गया। जाके भाई रिसेप्शन पे पूछा कि नया बैच कब से आ रहा है, बोला कल से शुरू हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर लो, नहीं तो सीट तो फुल हो गई है। तो फिर बोला होगा कि भाई मैं तो पैसे लाया नहीं हूँ, ऐसे ही आया हूँ। तो उन्होंने कहा आप रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन कितना होगा, कि वो छोटा सा अमाउंट था। तो बोला देखा, हाँ इतना पैसा दे दिया, एडमिशन हो गया। चलिए, अच्छा यहाँ एडमिशन सोच समझ के हुआ या तुक्के में? तुक्के में, वो तो टहलने निकला था। अब सुनिए दूसरा फेज, वही एग्जाम्पल। मैं घर पे बैठा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आता है कि भैया एसएससी एग्जाम्स में इतने हजार वैकेंसी। मन खुश कि यार अपन तो एज भी हो गई है और एजुकेशन भी पूरी ले ली है जो जरूरी है। तो क्या करना है, तैयारी। तैयारी के लिए क्या करना है, क्लास क्लास ज्वाइन करना है। अब किसी क्लास का नाम सुना तो चलो भाई जाते हैं वहीं। पहुंचे, पूछा कि भाई क्लास बैच शुरू हो रहा है, हो रहा है, कब से, कल से। तो डेमो क्लास मिलेगी, मिलेगी। डेमो क्लास ली, शानदार डेमो क्लास थी। वापस आए, रिसेप्शन पे बोले कि हाँ भाई मुझे तो पसंद है, मेरा एडमिशन करो, एडमिशन। अब चूंकि घर से ही सोच के गया था तैयारी करनी है, तो फीस लेके गया था, पूरी फीस भर दी, एडमिशन डन।
अगर लॉजिकली देखें तो दोनों फेज में एडमिशन हुआ, पहले में भी दूसरे में भी। अब यहां बताओ लॉजिकल फेज कौन सा था, पहला या दूसरा? कहानी आपसे क्या कहती है, लॉजिकल फेज कौन सा था, पहला या दूसरा? तो पहले वाले फेज में तो वो तुक्के में पहुंच गया, लेकिन दूसरे वाले फेज में उसने न्यूज़पेपर देखा, उसके मन में आया मुझे सिलेक्शन लेना है, अब उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। अब आप मुझे बताओ, पहले टारगेट आता है या काम करना? पहले विजन आएगा या सीधे काम करने लग जाओगे, काम करते करते विजन देखोगे? पहले विजन आएगा। दोनों सेंटेंस में विजन क्या है, टारगेट क्या है? दोनों सेंटेंस में टारगेट क्या है, ये। और उसके लिए क्या करना है, वी शुड वर्क हार्ड। तो जिन्होंने बी ए बताया वे गलत हो गए, आंसर ए बी। टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड वर्क हार्ड, इसे ही बोलते हैं लॉजिकल पेयर्स। इसे ही क्या बोलते हैं, लॉजिकल पेयर्स। इतिहास में हम इसे इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं, है ना, कॉज इफेक्ट भी कहते हैं। पढ़ने में ठीक लगे, लेकिन हमें पहले वो सेंटेंस रखना है जो किसी चीज का क्या दे रहा है, इंट्रोडक्शन फिर एक्सप्लेनेशन। बात समझ में आ गई? तो ये आपके पेयर्स बनाने के कुछ विधि हैं, कुछ तरीके हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे, इजीली आपको आंसर मिलेगा। ग्रामेटिकल पेयर्स, लॉजिकल पेयर्स आप यहां से बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अंत में जो सबसे जरूरी है, देखो पेयर्स बनाने के बाद ऑप्शन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, बस ये इस प्रोसेस पर काम करेंगे आपको सही जवाब मिलेगा। लेकिन फिर से मैं कहूं, ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो साथ साथ क्या भी ध्यान देना है, रीडिंग पर। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। आप सोचो कि बिना रीडिंग के चीजें संभव हो जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि तरीके हैं कुछ पैराजंबल को सॉल्व करने के। रीडिंग सबसे पहले, दूसरा पेयर्स बनाइए, और तीसरा ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब सारी बातों को एग्जीक्यूट करना है तो क्वेश्चंस तो चाहिए ही। आइए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं और वहां एग्जीक्यूशन कैरी करेंगे, ठीक है। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, इजी है बहुत, फर्स्ट फिक्स है, यानी इसको आपको नहीं बदलना है। इसके बाद में क्या आ सकता है, पेयर, यानी अब आपको बनाना है ये, ठीक है। प्रयास करें, मैं बिना ऑप्शंस के कराऊंगा जिससे लड़ाई नहीं होगी और आप गलती जल्दी जल्दी में गलती नहीं करेंगे। कम ऑन, फटाफट से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए भैया, प्रयास करना है आप सभी को। चलिए भैया, टाइम्स अप हो चुका है। आइए जरा देखें इस बात को, और कितने लोगों ने इसका सही जवाब देने की कोशिश की है उसको समझ लें। देखिए, कई कई लोग फर्स्ट, कई लोग सेकंड, अभी भी अन्य ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जिनसे गलतियां हुई क्वेश्चन से सीखेंगे, शुरू करें। चलिए, पहला सेंटेंस फिक्स है, द इंटरनेट स्मार्टफोन कॉम्बो। अब हमें इसके बाद कौन सा सेंटेंस आ सकता है ये देखना है। द इंटरनेट स्मार्टफोन कॉम्बो, क्या इसके संग, अब देखो ऑप्शन पर नजर गई, ये फायदा देखो, या तो बी आएगा पहले या सी आएगा, तो हमें ए और डी पे ध्यान ही नहीं देना है। ये बात समझ में आती है, तरीका समझ लो। अब इस इंटरनेट स्मार्टफोन कॉम्बो हैज ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिक्स फॉर, हैज ट्रांसफॉर्म पॉलिटिक्स फॉर, बी से कनेक्ट हो रहा है, हो रहा है, रख लो पॉसिबिलिटी। लेकिन इसके संग पहले सी रख के देख लो, अगर सी कनेक्ट नहीं हो रहा है मतलब दो ऑप्शन गए। द इंटरनेट स्मार्टफोन कॉम्बो रिगार्डिंग देयर पॉलिटिकल लीडर्स, क्या ये किसी प्रकार से इससे जुड़ रहा है, नहीं, कोई भाव नहीं रखता। इसका मतलब हमें यह तय हो गया है कि बी आएगा, हमें यह तय हो गया है कि बी आएगा, ठीक है। अब बस ये देखना है कि बी ए आएगा या बी डी आएगा। बताओ कितना इजी हो रहा है ऑप्शन से। देखो जरा, द इंटरनेट स्मार्टफोन कॉम्बो हैज ट्रांसफॉर्म पॉलिटिक्स फॉर द, किसके लिए, अब ऑप्शन या तो बी ए या बी डी है। फॉर द एवरी मूवमेंट एंड माइनर डिटेल, रख के देखो, फॉर द एवरी मूवमेंट एंड माइनर डिटेल रिगार्डिंग देयर पॉलिटिकल लीडर्स पब्लिक सेंस, भैया कहां से जुड़ रहा है, गलत हो गया, मीनिंग ही नहीं बना। थर्ड देखेंगे, द इंटरनेट स्मार्टफोन कॉम्बो हैज ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिक्स फॉर द, किसके लिए ट्रांसफॉर्म किया, फॉर द पब्लिक।
अब क्यों? क्योंकि दे मतलब पब्लिक कैन कीप आई ऑन, किस पे नजर रख सकते हैं? ऑन एवरी मूवमेंट एंड माइनर डिटेल। आजकल आप देखोगे कि सोशल मीडिया के जमाने में तुरंत पता चल जाता है कि भैया किसने कोई कलेश किया। तो हैज ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिक्स फॉर द public since they can keep eye on every movement and minor detail regarding their political leaders. Option number C. ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ध्यान रखें इस तरीके से हमें पेयर बनाने हैं। बोलिए क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी कितने लोग आंसर करें। पोल दें? वैसे पोल में मैं एक क्वेश्चन में लगा रहा हूं, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं पहले ही आपको बोल देता हूं, क्योंकि इस चक्कर में कई लोग गलती करते हैं अभी, है ना। और ये टॉपिक है रीडिंग और ध्यान देने का, प्लीज पे अटेंशन। चलिए भैया जल्दी से बताइए, कुछ कुछ समझ आया? क्योंकि तुम रीडिंग बिल्कुल ही नहीं करते हो, हैं विराज? बताओ, रीडिंग जैसा गुण तुमने त्याग रखा है। आइए, अब देखो यहां सबसे बड़ा हिंट हमारे सामने, मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब। मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब होती है कैन, कुड, मे, माइट, सुने होंगे नाम तो। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, है ना। इन सब के संग वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, है ना, मस्ट। तो वी मस्ट इन रिड्यूसिंग हो नहीं सकता, दो ऑप्शंस गए, देखा, इजीली एलिमिनेट। क्या सर हमेशा ऐसे ही होगा? कई बार डिफिकल्ट ऑप्शन भी होते हैं भाई। वी मस्ट, अब ये तय है बी से शुरू हो रहा है, और बी ने भी मदद कर दी है कि लो भाई बी डी। तो वी मस्ट थिंक ऑफ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस फॉर इंडिया, सीधे सीधे बी डी आ रहा है। अब बस देखना है ए सी या सी ए। वी मस्ट थिंक ऑफ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सोल्यूशन फॉर इंडिया इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग टू प्ले इट्स पार्ट। क्या सी लास्ट में जाएगा? नहीं, टू प्ले इट्स पार्ट किस लिए? इन रिड्यूसिंग। तो सी और ए, सी और ए, ऑप्शन नंबर 2। देखा भाई कितने लोग सही हैं? मजा आया? अब चलिए अगला देखें। यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत, पहले आंसर रख दें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 59.69%, बहुत बढ़िया। अब पोल की बार बार मत बोलना, आप आंसर करो इसका। चलो फिर से देखिए, फर्स्ट फिक्स है, ये फिक्स है जुडिशरी। इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलत होने की संभावना है। देखें जरा, इसीलिए पोल मत लगवाओ, डिमोरलाइज हो जाओगे तुम लोग हैं। चलिए चलिए, कम ऑन। चलिए भैया, कुछ लोग 4 लगा रहे हैं, कुछ लोग 3 लगा रहे हैं। 3 और 4 का कंपटीशन है। आइए इस कंपटीशन को खत्म करें। चलिए, लिखना बंद, सुनना शुरू। द जुडिशरी, द जुडिशरी ऑफ द पीपल। सबसे पहले देखो ए से तो शुरू है ही नहीं, तो एक रखे ही नहीं रहे। द जुडिशरी और उसके बाद बी रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। द जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब देखो एक तो हो गया जुडिशरी, 2 हो गए, तो ये प्लूरल हो गया। तो बी के बाद अगर मान लो हम बी रख रहे हैं, तो यहां दोनों ऑप्शन में बी और सी है। सी में क्या लिखा है? स्ट्रेंथन्स। आइए थोड़ा सा ग्रामर पर याद दिलाएं। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट सुना है? नहीं पढ़ा तो मान लो सुना तो है, कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाता है वो सिंगुलर हो जाती है। कहो हाँ या ना, ये बात समझ में आती है? इतनी सी, ये इतनी सी बात समझ में आती है? अगर इतनी सी बात समझ में आती है तो जुडिशरी के बाद जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रख रहे हो तो ये प्लूरल हो गया, और स्ट्रेंथन में एस आ रहा है, कैसे पॉसिबल है? स्ट्रेंथन होता तो ठीक था, स्ट्रेंथन्स लिखा है, मतलब इससे पहले सिंगुलर होना चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने ए या सी ऑप्शन लगाया है वे गलत है। ठीक है, अब हमारे पास पता चल गया है कि सी से शुरू होगा, सी के बाद डी। द जुडिशरी स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी बाय प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड लिबर्टीज। लिबर्टीज का मतलब आजादियां। ठीक है, द जुडिशरी स्ट्रेंथन्स, अब जुडिशरी के लिए स्ट्रेंथन्स आ गया, अकेला है,
डेमोक्रेसी बाय प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड लिबर्टीज किसकी है भैया? ऑफ द पीपल एंड इंटरप्रीटिंग लीगल, कानूनन और संवैधानिक प्रावधान। तो ए, फिर उसके बाद बी, तो सी डी ए बी इज द राइट आंसर। सी डी ए बी इज द राइट आंसर। बी ए नहीं होगा, अभी भी देखो कुछ लोग बी ए लगा रहे हैं, बी कैसे पहले आ जाएगा? एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का प्रोविजन हो जाएगा भाई। संवैधानिक प्रोविजंस तो अपने आप में है ना, खुद एक रोल प्ले करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये देखिए कहानी आपके सामने आ चुकी है, प्रयास करें। नहीं, बिल्कुल बिना पोल के ही जवाब दो, प्रयास करो जल्दी से। कुछ लोगों का जिनका आंसर सही हो रहा है। जुडिशियरी का मतलब, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यायपालिका। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। जिनके आंसर सही होंगे उन्हें सुकून मिलेगा, ट्रस्ट मी। और जिनके गलत होंगे वो कहेंगे ये कैसा टॉपिक है, बेकार पढ़ा रहे हैं। क्योंकि रीडिंग टॉपिक्स में अक्सर ऐसा होता है। मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, उनको अप्लाई करो। मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, उन्हें अप्लाई करो। लिए डन है। अब देखिए फाइनली से शुरू होगा पहला सेंटेंस, नहीं तो ए तो ऐसे ही नहीं है। अब देखो ऑल्सो आ रहा है, पढ़ा था ऑल्सो ऐड करता है, क्या ये फर्स्ट हो सकता है? नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन से गया। इट इज द रोड विच डिटरमाइंड द साइट ऑफ मेनी सिटीज एंड द ग्रोथ एंड नरिशमेंट ऑफ ऑल। लग तो रहा है सी से शुरू हो रहा है, लेकिन सी वाला एक ही ऑप्शन है, तो सीधे रख के देख लो। इट इज द रोड विच डिटरमाइंड द साइट ऑफ मेनी सिटीज, ये रोड ही है जो पता लगाती है बहुत सारे शहरों के जो जगह हैं, यानी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, और उनके ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए। ठीक लग रहा है। इसके बाद ए, फाइनली इट कैन बी टर्म्ड। देखो भैया फाइनली सीधे आ जाएगा क्या? सी के तुरंत बाद फाइनली, भाई फाइनली तब बोलते हैं ना जब कोई बात हुई होती, खत्म मतलब कंक्लूड कर रहे होते। तो ये कंक्लूड तो नहीं कर रहा है, मतलब या तो डी सी का पेयर है या डी बी है। द रोड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। इट इज द रोड विच डिटरमाइन द साइट ऑफ मेनी सिटीज एंड ग्रोथ एंड नरिशमेंट ऑफ ऑल। रोड को रोड से कनेक्ट कर दिया। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फाइनली से शुरुआत हो रही है। इसका मतलब ए सबसे सटीक है। इसका मतलब ए सबसे सटीक है। वेल डन, तालियां बजती रहनी चाहिए भाई जिन्होंने ए आंसर लगाया है। अब थोड़ा सा रिदम में आ गए आप लोग, बोलिए बोलिए, रिदम में आ रहे हैं हम लोग। इसी रिदम को बरकरार रखना है। ठीक है। समझ में आ गया होगा रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है ना? तो आप लोगों से बस यही कहूंगा, कैरी ऑन दीज थिंग्स। ठीक है। पैरा जंबल है ना, इट्स आर पैरा जंबल। और आज मैक्सिमम हम क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि वो जो पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े, ट्रिक्स, जो स्टेप्स हमने देखे, उनको हम एक अच्छा आयाम दे सकें। सबसे पहली बात आपको याद होगा पैरा जंबल, या जैसे हम क्या बोलते हैं PQRS। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला था कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है रीडिंग इज द की फैक्टर। प्लीज सुन लीजिए, अभी बातचीत नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूंगा। रीडिंग इज द की फैक्टर, सबसे जरूरी बात है। रीडिंग सबसे जरूरी फैक्टर है। उसके साथ साथ हमने दो स्टेप्स देखे थे, कौन कौन से थे? टू अप्रोचेस या टू ट्रिक्स। ट्रिक्स ना कहते हुए अप्रोच कहना ज्यादा अच्छा होगा, आया ना? दे आर सिंपल अप्रोचेस। अगर हम देखें कौन कौन सी थी, सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं पेयरिंग। ठीक है। अब पेयरिंग के बेसिस पर मैंने आपको दो तरह की पेयरिंग बताई थी, याद है? एक तो है हमारे ग्रामेटिकल पेयर्स, और दूसरे हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल पेयर्स। एक तो है हमारे ग्रामेटिकल पेयर्स, दूसरे हैं हमारे लॉजिकल पेयर्स। ठीक है। अब ग्रामेटिकल पेयर्स के लिए हम लोगों ने तीन तरह के वर्ड्स डिस्कस किए थे, याद है? एडिशन, कॉन्ट्रडिक्शन
सुन लो एक बार जिससे रिकॉल हो जाए। और लास्ट में क्या था? कंक्लूजन। जैसे एग्जाम्पल में यहां एंड था, यहां बट था, है ना, यहां पर हैंस। अब ये शब्द हमें ये भी इंडिकेट करते हैं कि ये किसी सेंटेंस को शुरू नहीं करेंगे, सामान्यतः ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे। और ये क्या काम करेगा? अगर कोई हैंस है, दस है, फाइनली है, ये सेंटेंस के कहां देखने मिलेंगे हमें? लास्ट में। तो इन वर्ड्स के थ्रू हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। एलिमिनेशन किसका? कि भाई कौन सा फर्स्ट नहीं हो सकता, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था लॉजिकल पेयर्स को। लॉजिकल पेयर्स में भी मैंने आपको बताए थे दो सिंपल स्टेप। पहला वो सेंटेंस जो किसी चीज का इंट्रोडक्शन, फिर उसके संग हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन। याद आ रहा है? आना चाहिए। एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था कोचिंग वाला, मुखर्जी नगर, है ना, काफी सारे लोग उसी से सहमत हैं। दूसरा है हमारा सबसे बढ़िया तरीका, एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलिए और सही आंसर की ओर बढ़ते चलिए। क्या कहा मैंने? ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलिए और सही आंसर की ओर बढ़ते चलिए। अब यहां पेयरिंग भी हमारी मदद करेगी, और फिर हम जब उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ऑप्शंस पर रखेंगे, तो सही आंसर मिलने के चांसेस हमारे ज्यादा से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यही कुछ चीजें फॉलो करना है। अगेन मैं कहूंगा रीडिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको कुछ टॉपिक्स, मतलब बीती क्लास में कुछ टॉपिक्स के लिए भी कहा था ध्यान रखने को, जिसमें स्कीम्स हैं। स्टोरी वाइज अगर आ रहा है तो भाई वेल एंड गुड है ना। एग्रीकल्चर बेस्ड, ये कुछ चीजें हैं जिनकी आप रीडिंग करते रहिए। सोशल इवेंट्स, है ना, साइंस एंड टेक, ये कुछ टॉपिक्स हैं मतलब जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इनका यूज अभी जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट, तो वहां भी क्लोज टेस्ट भी क्या है? रीडिंग बेस्ड टॉपिक है। तो रीडिंग तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी चीजों को समझने के लिए। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अलग से मैं आपको टाइमर दूंगा, ठीक है, टाइमर मिल जाएगा। लेकिन वो पोल के चक्कर में कई लोग क्या गलती कर देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा, हाँ, बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां मैं आपको ऑप्शन ही नहीं दूंगा, क्योंकि हमें प्रोसेस को समझना है ना, और प्रोसेस अच्छा तभी होता है। तो चलिए भैया, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, एक टाइमर है, जिससे कि बस एक निर्धारण हम लोग कर सकें कि हाँ, इस समय के बाद हम लोग डिस्कशन शुरू कर देंगे। तो 2 से ढाई मिनट का समय रहेगा। प्रयास करें आप लोग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पढ़ें आराम से, सिंपल सी कहानी है, ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है इसके लिए तो 2 मिनट ही पर्याप्त होंगे, बट ठीक है। कम ऑन, टेक योर टाइम एंड आंसर। ऑप्शन को एलिमिनेट करें, पेयर्स बनाएं। चलिए चलिए भाई, सिंपल सी कहानी, मुझे लगता है ऑप्शन एलिमिनेशन वर्क कर गया। देखो लोगों के आंसर आ भी रहे हैं। गुड आफ्टरनून भाई। चलिए पहले फोकस करो, आपकी बातें हम लोग करेंगे अभी। फोकस। ऑप्शंस में से ये तो पता चल गया है कि फर्स्ट या तो ए होगा या बी होगा, है ना। तो सबसे पहले यही देखो और ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। चलिए शुरू कर लेते हैं। आई थिंक ऑप्शंस ने इसे आसान तो बना ही दिया है। सबसे पहले यहां से हमें ये हिंट मिल रही है कि या तो ए से शुरू होगा या बी से। ये हिंट हमें मिल चुकी है, या तो ए से शुरू होगा या बी से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई सिस्टर हु वॉज मच ओल्डर देन मी। ठीक है, उसका पालन पोषण यानी मेरा पालन पोषण मेरी बहन ने किया था, जो कि मुझसे बहुत बड़ी उम्र में। तो ये किसी चीज का एक्सप्लेनेशन लग रहा है, इंट्रोडक्शन तो साफ साफ एक्सप्लेनेशन है। तो ये तय है, ए से तो हमें शुरुआत सही लग नहीं रही है। अभी हम इसको भी होल्ड पे रखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें हिंट मिल गया। लेकिन हम बी पे आ रहे हैं। आई नेवर न्यू माई फादर और मदर। मैं कभी अपने माता पिता को नहीं जाना। अब ये बात भी थोड़ी इंट्रोडक्टरी उतनी अच्छे से नहीं लग रही है, लेकिन ए की तुलना में लग रही है। तो अब हम लोग पहली प्रायोरिटी बी को दे रहे हैं। अब बी के संग देखिए, एक ऑप्शन सी है, एक ए है। तो यहां से पेयर बनने के चांसेस अच्छे हो रहे हैं। आइए सबसे पहले बी को ए के साथ रख लेते हैं। आई नेवर न्यू माई फादर और मदर। आई वॉज ब्रॉट अप माई बाय माई सिस्टर हु वॉज मच ओल्डर देन मी। भाई कनेक्ट हो रहा है बी ए, पढ़ने में तो ठीक लग रहा है। लेकिन अब बी और सी देखेंगे। आई नेवर न्यू माई फादर मदर, दे डाइड व्हेन आई वॉज वेरी यंग। अब आप बताओ ए ज्यादा अच्छा है या सी ज्यादा अच्छा? क्योंकि फादर और मदर को नहीं जानता था, उसका कारण इसमें दिया है। तो इसका मतलब बी ए से अच्छा बी और सी हो गया। तो हमारे लिए एक बार फिर से
ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अब हमारे सामने एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे सटीक हमें लग रहा है, बस रख के देखना है उसे भी। आई नेवर न्यू माई फादर और मदर, दे डाइड व्हेन आई वाज वेरी यंग। ठीक है। आई वाज ब्रॉट अप बाय माई सिस्टर हु वाज मच ओल्डर देन मी, शी मैरिड द विलेज ब्लैकस्मिथ जोई, है ना, गाजरे, एंड आई मस्ट से ही वॉज मच काइंडर टू मी देन शी वॉज। एकदम परफेक्ट आंसर हमें ऑप्शन सी मिल जाता है। कितने लोग सही हैं भाई? तो देखा, कहानी से सीधे सीधे चीजें बन गई। तो कहानी का अगर सेगमेंट आएगा, हाँ अभी अलग अलग तरह की चीजें आएंगी, तो हमको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, चीजों को जोड़ना है, वो ध्यान रखना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, इसीलिए मैं पोल नहीं लगा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, मुझे पता है तुम लोग इच्छुक हो, पर ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई। अब यहां हमें 6 सेंटेंस देखने मिल रहे हैं। अब कई लोग डर जाते हैं, देखिए जितने ज्यादा सेंटेंस उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी, मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो कनेक्ट करने में इजी भी लगता है, डिफिकल्ट भी। पहले आप लोग प्रयास करें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ 2 से 2.5 मिनट का समय लीजिए, बट रीड ऑल द क्वेश्चंस सेंटेंसेस प्रॉपरली। चलिए भैया, रीड करें ध्यान से। अब देखो, एक चीज तो क्लियर हो गई है, ए से शुरू होगा। अब आपको ए के बाद का पेयर देखना है, ए डी, ए बी, ए सी और ए ई। अगर आपने इतना कर लिया, काम खत्म। चलिए भाई, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन। देखिए आंसर्स आने शुरू भी हो गए हैं, वेरी वेल डन। नकल मत करो, बस एक दूसरे के आंसर्स बिल्कुल मत देखो। यू हैव टू पुट योर ओन माइंड विद इन। चलिए भैया, डन है? आई थिंक इट्स डन। चलिए शुरू करते हैं, डिस्कशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हमें ये तो मिल गया है कि शुरुआत ए से हो रही है ना। When the train pulled in, देखो यहां सीखने वाली बात है। पुल्ड इन का मतलब चेन, जैसे बोलते हैं ना चेन खींचना, तो पुल्ड इन का मतलब रोकना, स्टॉप। स्टॉप एट चेन्नई सेंट्रल, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। गेट ऑफ माने उतरना। अब देखिए ए के बाद पहले डी आ रहा है। When he finally stood on the platform, his legs felt wobble. वोबल का मतलब क्या होता है? डगमगाने लगे, कांपने लगे। कई बार होता है ना कि आप बहुत देर से खड़े हैं किसी जगह पर, तो अचानक से फिर जब आप चलने की प्रक्रिया में आते हैं तो कई बार पैर कांपने लगते हैं। तो ए और डी का पेयर तो बन रहा है। ए और बी देखें, पहले ए और डी का अगर पेयर बन रहा है तो उस पूरे ऑप्शन को चेक कर लो। ए दिख रहा है, लग रहा है हमें। चलो भैया, डी हो गया। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, हिज लेग्स फेल्ट वोबल। अब इसके बाद देखो, सो ही सेट डाउन। अब देखो, पैर अगर डगमगा रहे हैं तो उसे क्या बैठने की जरूरत है, बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। सो ही सेट डाउन ऑन अ नियर बाय बेंच दैट वाज अनऑक्यूपाइड, जो खाली थी। बिल्कुल सटीक पेयर बन रहा है डी के संग बी का, बिल्कुल भैया। अब आ जाओ, ही पुट हिज स्मॉल बंडल बिसाइड हिम ऑन द बेंच एंड लुक्ड अराउंड। जब बेंच पे बैठा है तो भैया सामान बेंच पे रखा और आसपास देखा, तो भैया बिल्कुल यहाँ ई आ गया। फिर उसके बाद, इन ऑल हिज 11 years he had not seen so many people except at the village fair. पिछले 11 साल के तजुर्बे में उसने इतने सारे लोग नहीं देखे। हो सकता है शायद प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग थे। तो यहां पर ई के बाद क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, है ना, स्टेयरिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। अक्सर प्लेटफॉर्म पे हम लोग देखते हैं। तो बिल्कुल ए डी बी ई सी एफ पेयर तो बन रहा है, लेकिन ए और बी देखें तो भाई इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, सो ही सेट डाउन ऑन अ नियर बाय बेंच। तो ए और बी का पेयर तो अनुचित है, क्योंकि बी उसके संग बिल्कुल पेयर मैच नहीं कर रहा। फिर उसके बाद ए सी, इन ऑल। अब देखो, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, इन ऑल इज 11 years he had not seen so many people except at the village fair। भैया उतरने में समय लगा, और पिछले 11 साल में उसने इतने लोग नहीं देखे। चलो एक बार को हम इसको मान भी ले। फिर इसके बाद वो बोल रहा है सो ही सेट डाउन, जब इतने लोग थे तो फिर यहाँ बी की बात कैसे हुई? अनअप्रोप्रिएट लग रहा है। मान लो बी आप फिर मान भी लो, व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, तो जब वो बैठ गया, एंड हिज लेग्स फेल्ट वोबल। लेग्स फेल्ट वोबल कब होंगे? जब वो ट्रेन से उतरेगा। तो इसीलिए बिल्कुल ए सी नहीं होगा। फिर ए ई, नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, तो ये भी इनअप्रोप्रिएट। हमें सही जवाब मिल गया। देखो ए और एफ फिक्स है ना, बाकी हमें चेंज करना था। तो परफेक्ट आंसर इज ए। ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से ट्राई करें। अब देखिए, यहां फर्स्ट फिक्स है और यहां पर लास्ट भी फिक्स है। बाकी के 4 अरेंज करने हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए चलिए, मूव ऑन एवरीवन। क्वेश्चन से ही सीखना मिलेगा, है ना। हाँ, मैं अभी सुनता हूं, पहले ये ध्यान दो, मैच करो जल्दी से। कम ऑन एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरी नेशन इन द वर्ल्ड, ये फिक्स है। देखो आर है, एस है, क्यू है,
इनमें से किससे स्टार्टिंग हो सकती है? चलिए भैया, 1 मिनट पूरा हो चुका है, जल्दी से जवाब भी आने शुरू हो गए हैं लोगों के। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, फोकस करेंगे। RPSQRP, यानी आरपी का अगर हम देखें तो पेयर दिख रहा है हमें मेजर, और फिर है QR। ऑलमोस्ट एवरी नेशन इन द वर्ल्ड, इसके संग अगर हम पहले रखें क्यू, एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, एवरी नेशन इन द वर्ल्ड, और फिर एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी डेवलपमेंट्स, किसी रूप में ये एक दूसरे से नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये हमें तय हो गया है कि क्यू आंसर से नहीं आ रहा है। अब एस से बन रहा है क्या? ऑलमोस्ट एवरी नेशन इन द वर्ल्ड प्रोवाइड्स ह्यूज सपोर्ट, गलत नहीं है, कनेक्ट तो हो रहा है। एवरी नेशन सिंगुलर है, ठीक है, तो एस लग रहा है। चलिए भैया, एवरी ऑलमोस्ट एवरी नेशन इन द वर्ल्ड प्रोवाइड्स ह्यूज सपोर्ट, किस बात पे? एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, सपोर्ट भी दे रहा है, फिर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। चलिए भैया, एक बार को हम मान सकते हैं, हो सकता है एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इज इन्वॉल्व। अब भैया बस यहां गड़बड़ हो गया, as well as technological developments is involved in competing with others, on economic fronts, discoveries through science to meet this objective। तो ये कनेक्ट तो होते हुए लग रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है एस क्यू के बाद आर को पी से जोड़ने में। ठीक है, इसका मतलब एक बार हम फिर से आरपी देख लें, पहले आरपी इनवर्स करके भी तो देख सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी नेशन इन द वर्ल्ड इज इन्वॉल्व इन कंपीटिंग विद अदर्स ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स, डिस्कवरीज थ्रू साइंस। तो बिल्कुल आरपी का पेयर तो सही लग रहा है, यहां भी है यहां भी है, ठीक है। अब ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स, डिस्कवरीज थ्रू साइंस एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स प्रोवाइड ह्यूज सपोर्ट टू मीट दिस ऑब्जेक्ट। तो क्या आप लोग यहां पर ये देख पा रहे हैं कि आरपी के बाद पी, ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स, डिस्कवरीज थ्रू साइंस, ठीक है, एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोवाइड्स ह्यूज सपोर्ट टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव। तो एस क्यू को हम जो रख रहे हैं उसको हमें क्यू एस में बदलना पड़ेगा, क्यू पहले फिर एस बाद में। ऑप्शन नंबर ए ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, जिन्होंने ये बनाया ऑप्शन एस क्यू, आर पी तो बन ही गया। अब उसके बाद देखिए, ऑन डिस्कवरीज थ्रू साइंस प्रोवाइड्स ह्यूज सपोर्ट एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स टू मीट दिस ऑब्जेक्ट। अब कई लोगों को यह सही लग रहा है, ऑलमोस्ट एवरी नेशन इन द वर्ल्ड इज इन्वॉल्व इन कंपीटिंग विद अदर्स एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, प्लुरैलिटी की वजह से, है ना, कंपीटिंग विथ अदर्स, तो वहां भी प्लूरल है, तो यहां प्लूरल ही आना चाहिए। तो हम एस को बीच में नहीं रखना चाहें अगर पहले, इसके बाद, किसके बाद? पी के बाद, तो उचित नहीं है ना, बिल्कुल क्यों ही रखा जा सकता है। provides huge support, almost every nation in the world is involved in competing with others, ठीक है, on economic fronts, discoveries through science as well as technological developments, बिल्कुल कनेक्ट करेगा। provides huge support, हाँ मतलब एज वेल एज आ रहा है ना, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगी, तो बिल्कुल प्रोवाइड्स ह्यूज सपोर्ट ही रहेगा। हम एस को पहले रख के देखें, प्रोवाइड्स ह्यूज सपोर्ट एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, तो पहले सपोर्ट की बात है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स साथ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको हम एस क्यू ना बनाते हुए क्यू एस ही रखेंगे, यही सबसे अप्रोप्रिएट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी नेशन इन्वॉल्व हो गया, किस आधार पर हो गया, ठीक है, किस किस रूप में मदद मिलेगी और क्यों मिलेगी, वो यहां पर कंक्लूजन। चलिए भाई आगे आ जाते हैं। हाँ यही सही है, क्योंकि अगर हम उसको पहले भी रख रहे हैं तो वो लास्ट से कनेक्ट नहीं हो रहा प्रॉपरली, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट पर आ जाओ, प्रयास करो। हाँ जी भाई, ऐसे ही सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे मैंने बोला था लास्ट क्लास में, ऐसे का प्रोसेस क्या होता है, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करो, उसका एक्सप्लेनेशन दो, और फिर अंत में कंक्लूजन। इसी रूपरेखा को लेकर चले। चलिए भैया ये देखिए, इजी है, देखें भाई, इजी है ये। देखो कंफ्यूजन तो देखो कई बार होगा, क्योंकि रीडिंग बेस्ड चीजें हैं, कंफ्यूजन तो लाएंगी ही। चलो इस क्वेश्चन को देखो एक बार पहले, तब हम आगे की बात करेंगे, और पिछले वाले की देखो जरा।
अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये तो इजी सा है, फटाफट से बनाया जा सकता है, सब लोग प्रयास करें। चलिए भैया, दिस इज एन इजी वन। टाइम्स अप होता हुआ मुझे ऐसा लगता है सब लोग आंसर कर पा रहे हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ अस। अब फिर से ऑप्शंस पर आइए, पेयरिंग पर ध्यान दें। एस आर मतलब SRPS, क्यू से शुरू नहीं हो रहा है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ अस, सबसे पहले एलिमिनेशन पी से ही शुरू कर लेते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ अस फॉर्मर स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ अस फॉर्मर हो नहीं सकता, अस के संग फॉर्मर फिर स्कूल, तो पी का अनुचित हो रहा है यहाँ जुड़ना, क्यू से है नहीं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ अस एट द करियर्स चोजन, एट द करियर्स चोजन। देर आर थाउजेंड्स ऑफ अस, हम में से कई हजारों, एट द करियर्स चोजन, ठीक है। बाई सम ऑफ अवर हु आर सरप्राइज्ड, मान लो हम आगे बढ़े भी, हु अवर नहीं हो सकता, फिर क्यू एस का पेयर बिल्कुल उचित नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये तय है एस से शुरू होगा, इसका मतलब ये तय हो गया एस से शुरू होगा। देर आर थाउजेंड्स ऑफ अस हु आर सरप्राइज्ड, किस बात पे सरप्राइज्ड है, अब एस पी या एस आर। हु आर सरप्राइज्ड फॉर्मर स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स हो तो सकता है, हु आर सरप्राइज्ड फॉर्मर स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स बाई सम ऑफ अवर। अब फिर से पी के बाद क्यू पर जब आए तो अनर्थ सा दिख रहा है, तो इसका मतलब एस आर ही देखें। देर आर थाउजेंड्स ऑफ अस हु आर सरप्राइज्ड एट द करियर्स चोजन, किसने चुना, बाई सम ऑफ अवर, अवर के बाद फॉर्मर स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स एंड देयर सक्सेस इन दिस फील्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। कितने लोग बनाए भाई, है ना। तो पेयरिंग जब सही होती है तो अपने आप आंसर आपके सामने सही इवॉल्व होने लगता है, ठीक है। अगले पर आते हैं, फोकस करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन से सीधे और क्लियर होंगी, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट। चलिए, पोल इसीलिए नहीं लगाया, हड़बड़ाहट ना हो, टाइमर इसीलिए जिससे कि फिर हम डिस्कशन शुरू कर सकें, और कुछ नहीं। चलिए, बातचीत बाद में, फोकस। समझ नहीं आ रहा है कुछ लोगों को, हाँ देखो यहाँ रीडिंग अप्लाई हो रही है, दिख रहा होगा आपको प्योरली, और अंडरस्टैंडिंग तो धीरे धीरे बिल्ड होगा, हैबिट में बनाना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाना है। चलिए भैया, जैसे पंचतंत्र की कहानियां वैसे ही जटाका टेल्स। चलिए चलिए, कम ऑन एवरीवन, गो फॉर इट। ऑप्शन एलिमिनेशन, देखिए हिंदी में ना जातक, महात्मा बुद्ध वाले जो कहानियां हैं मूल रूप से उन पर आधारित, जातक की कहानी, इंग्लिश में जताका, है ना, जतका, जतका, जातक, जतका। चलिए भैया, समय समाप्त। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, आसान है सब लोगों के लिए, है ना। जातक टेल्स या जतक टेल्स लाइक द टेल्स ऑफ पंचतंत्र, पहला सेंटेंस फिक्स है, वी हैव फर्स्ट सेंटेंस फिक्स, एंड ऑफ कोर्स दिस लास्ट वन इज फिक्स। सबसे पहले, जातक टेल्स लाइक द टेल्स ऑफ पंचतंत्र बीइंग पास्ड ऑन, देखो हिंट देखिए, जनरेशन टू जनरेशन, पेयर बन रहे, देखिए कई लोगों ने पिक कर ली ये बात। क्यू के संग सबसे सटीक एस है, बोलो हाँ के ना। क्यू के संग सबसे सटीक एस है, जनरेशन टू जनरेशन सर्विंग एज सोर्स। तो हम क्यू और एस का पेयर देखें, क्या यहां डायरेक्ट है, नहीं है, यहां हैगा, यहां एस क्यू, देखो यहां नहीं है। आपके सामने एक सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन सबसे पहले मिल गया बी। अब इसे भी रख के चेक करो, अगर सही बन गया तो भाई वेल एंड गुड है, कितना जल्दी बन जाएगा, है ना। तो जतका टेल्स लाइक द टेल्स ऑफ पंचतंत्र आर वेरी ओल्ड एंड हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ, बहुत पुरानी है और एक लंबा सा उसका ट्रेडिशन, सिद्धा बोलते हैं ना, प्रणाली चली आ रही है। ट्रेडिशन किस बात का, ऑफ बीइंग, ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म प्रेपोजिशन, ऑफ बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सर्विंग एज सोर्स, किस बात का सोर्स, मोरल बिहेवियर, है ना, मोरल बिहेवियर। तो बिल्कुल यहां सटीकता लेकर चल रहा है, किसके लिए, फॉर ह्यूमंस इन जनरल। तो आंसर यहां पर हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इजी था, तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ध्यान रखते चलने हैं, प्रोसेस समझते चलना है। आइए, ये भी बढ़िया है,
फर्स्ट सेंटेंस फिक्स, अगेन लास्ट फिक्स। बाकी देखते हैं कितने लोग जल्दी से जवाब देते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रयास करते चलिए, कम ऑन। चलिए चलिए एवरीवन, वेरी वेल डन, एब्सोल्युटली ग्रेट। गुड आफ्टरनून भाई, चलिए चलिए। मजा आ रहा है? कुछ लोग एकदम, अरे सर आप तो आज सुन ही नहीं रहे हैं। आज फोकस क्वेश्चन पर ज्यादा है। मैंने कल भी कहा था, क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान दें, तवज्जो दें, प्रोसेस को समझें, किस तरीके से चीजें कनेक्ट कर रहे हैं, पुरानी बातों को ध्यान रखें, है ना। यहाँ ग्रामर, कोलोकेशन, सब चीज, स्पेशली आपकी एबिलिटी ऑफ रीडिंग काम आती है। चलिए भैया, कम ऑन। आई थिंक इट्स डन, लेट अस बिगिन स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो यहां देखिए ऑप्शंस ने हमें कह दिया या तो क्यू आएगा या आर आएगा, ठीक है। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट, द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट। कनेक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो आर तो लग रहा है। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट, क्रॉस द बॉर्डर, letting the enemy and they had to fall back, letting the enemy and they had to fall back। तो ये तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आरपीएस क्यू रख के देखें। द फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट एंड दे हैड टू फॉल बैक। अब जब हारे तो पीछे हटना पड़ा, दे हैड टू फॉल बैक, ठीक है। लेटिंग द एनिमी क्रॉस द बॉर्डर एंड एंटर द कंट्री, लग तो रहा है ठीक है, लेकिन अब क्यू आर रख के देख लेते हैं। क्यू आर कोड वाला सर। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट, क्रॉस द बॉर्डर, वॉज लॉस्ट एंड दे हैड टू फॉल बैक, लेटिंग द एनिमी, दे हैड टू फॉल बैक। लग तो ये भी ठीक रहा है ना। आरपीएस, देखिए समस्या ये है, यहां पर भी आरपीएस है, यहां भी आरपीएस है, यहां सिर्फ क्यू का अंतर है। तो अब ये थोड़ा जटिल हो जाता है कि क्या क्यू को हम लोग पहले रख सकते हैं। चलिए अन्य ऑप्शन भी देख लो। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट क्रॉस द बॉर्डर एंड दे हैड टू फॉल बैक, वॉज लॉस्ट। तो क्यू पी आर ये अनुचित हो गया। अब देखिए, या तो क्यू स्टार्टिंग में रखना है या यू लास्ट में। ये कह रहा है द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट, ठीक है। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट, क्रॉस द बॉर्डर किसको, किसके संग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो रहा है, लेटिंग द एनिमी क्रॉस द बॉर्डर एंड एंटर द कंट्री। तो इसीलिए हमारे सामने सही जवाब ज्यादा बेहतर बी है, सी नहीं। इसमें ट्रायो सही बन रहा था, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है आरपीएस, लेकिन क्यू को हम स्टार्टिंग में तवज्जो नहीं दे सकते। आइए अगले पर आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फिक्स है, लास्ट फिक्स है। कम ऑन, प्रयास करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ तो देखो, रीडिंग करते जाओगे ना, अपने आप डिफिकल्ट पैराजंबल भी क्वेश्चंस के रूप में सॉल्व होने लगेंगे फॉर श्योर। चलिए भाई, फर्स्ट और लास्ट फिक्स है, बाकी कीजिए जल्दी से अरेंज। अब देखिए ये आसान है, ये स्कीम वाला है ना, इवेंट पर जो परिस्थिति चल रही है। इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज, पी क्यू आर एस। अब यहां तो फर्स्ट मिल गया तो काम हो गया। देखिए कितने आसान हो जाएंगे ऑप्शंस, यहां फर्स्ट मिल गया तो आसान हो जाएगा। इफ यू गेट द फर्स्ट वन इट विल बिकम इजी, इजी इजी इजी। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए, सो इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज, ठीक है। नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार, पी से शुरू नहीं हो रहा, ठीक है। इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज women continue to be neglected and there are far fewer women than men who have had the benefit of education। बिल्कुल सटीक बैठ रहा है भाई भी, लेकिन हम अन्य ऑप्शंस भी देखेंगे। यही प्रोसेस अपनाना है धीरे धीरे, बस जब आप क्वेश्चंस करते जाओगे ना तो इस प्रोसेस में तेजी आ जाएगी, समझ रहे हैं? हाँ चलिए भैया, सो इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज फ्यूअर वुमेन देन मैन, फ्यूअर वुमेन देन मैन, फिर उसके बाद वुमेन, तो एस क्यू का पेयर तो बिल्कुल अनुचित है। अब आर से देखो, इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज हु हैड, अब कंट्रीज के लिए हु तो आएगा नहीं, हु हैव हैड, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन सटीक है, दैट इज बी। इजी था ये तो, क्योंकि ये किसी सिचुएशन को बयां कर रहा था, राइट। बस जब चीजें आसान आएंगे तो आसान से आंसर आएगा। अगले पर आते हैं, प्रयास करेंगे। चलिए भैया, ये देखिए, ये बढ़िया है साइंस पर आधारित घरेलू नुस्खे। चलिए कम ऑन, लेट्स सी द राइट आंसर एवरीवन, कम ऑन, फटाफट से देखिए, तुरंत बताइए। चलिए चलिए भैया, गुड गोइंग है दोस्तों।
टर्मरिक, वी को टर्मरिक। चलिए कम ऑन, गेट योर आंसर डन। अरे ये 1 2 3 दे दिया है इधर, कोई बात नहीं। एक सेकंड, इसको हम 1 2 3 कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ हम 1 2 3 4 भी लिख लेते हैं, तो क्या हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो उस बेसिस पे देख लेंगे। हाँ, मैंने अभी देखे ऑप्शंस, तो ये कोई ना, बनाओ बनाओ। इजी है वैसे तो, उसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, क्या डिफिकल्ट लग रहा है। फर्स्ट पिक करना है यहाँ, फर्स्ट और लास्ट नहीं है इनमें, यू हैव टू पिक बोथ। चलिए शुरू करें। इजीली दिख गया होगा, क्योंकि देखो ऑप्शंस जिस तरीके से हैं, तो फर्स्ट अगर मिल गया तो काम खत्म। दिस इज ऑल्सो, इससे शुरू होगा नहीं, इसका मतलब 1 गया। इट इज यूजफुल, व्हाट इज यूजफुल, तो इसका मतलब 2 भी गया। सिंस द स्पीशीज हीट्स अप, बिल्कुल देखो यहां किसी चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एक ही बचता है, 4 2 3 1। टर्मरिक मिल्क इज एन एंटी है ना, माइक्रोबियल विच अटैक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शंस। It is useful to treat illness related to respiratory system. Since the spices, masale, heats up your body and provides quick relief from lung congestion and sinuses, है ना, जो इनहेल और एक्सेल में इश्यूज आते हैं उनको। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इफेक्टिव रेमेडी टू क्योर एजमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो ऑप्शन नंबर बी, इजी वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। आइए, यहां भी फर्स्ट लास्ट फिक्स नहीं है, ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करें। मजा आ रहा होगा कई लोगों को, है ना। अब क्वेश्चन जब सही होते हैं तब जल्दी से देखिए, कम ऑन, गो फॉर इट, गुड गोइंग। चलिए भैया, फर्स्ट पहचानिए और सही जवाब की ओर बढ़ जाइए। पहला अगर पहचान लिया तो काम आसान हो गया। अब देखो पी से शुरू हो नहीं रहा, ऑप्शन में ही नहीं है, वी हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट विथ पी, है ना। चलिए भाई शुरू करते हैं, या तो क्यू या आर, देखें जरा। तो पहले देख लेते हैं क्यू, सम ऑफ द कॉजेज ऑफ फेमाइन इन दैट रीजन, ड्रॉट्स फ्लड्स। तब देखिए रीजन बता रहा है वो, ड्रॉट फ्लड, सम ऑफ द रीजंस। फेमाइन का मतलब क्या होता है, एकदम अकाल पड़ जाना। क्या कारण है, ड्रॉट फ्लड्स वॉर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, आर। फिर उसके बाद आर बता रहा है, सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द फेमाइन इन दैट रीजन, इंस्टेबिलिटी आर, ठीक है, सम ऑफ द कॉजेज, ठीक है, आर। क्यू आर तो ठीक लग रहा है। इनस्टेबिलिटी आर विच, तो आर विच, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आर विच नॉट ओनली कॉजेज सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड बट ऑल्सो रिजल्ट्स इन, तो यहां ऑल्सो मिसिंग है, लगा दो। तो ये तो तय है, एसपी तो बनेगा ही, यही बोल रहे थे कई लोग, एसपी तो बनेगा ही। अब देखो एसपी इसमें भी है, यहां पर एसपी है नहीं है, यहां पर एसपी है, और यहां पर पीएस कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ए होगा सही जवाब या सी होगा। अब हमें बस यही देखना है, या तो ए या सी। तो पहले देखो आर क्यू और फिर देखना क्यू आर, क्योंकि एसपी तो बन ही गया है। चलिए भैया आर क्यू देख लो, ड्रॉट्स फ्लड्स वॉर एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ फेमाइन, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आर क्यू। अगर हम इसका इनवर्स कर रहे हैं तो कनेक्ट नहीं हो रहा फिर वो एस से। आर क्यू जैसे देखो कनेक्ट हुआ, ड्रॉट, ड्रॉट फ्लड्स वॉर, drought, floods, war, and economic instability are some of the causes of famine in that region, which not only causes severe shortage, है ना, of food, but also। तो बिल्कुल यहाँ सटीक आंसर ए है, सबसे सटीक जवाब ए हो जाता है। क्यू आर हम नहीं करेंगे, इट शुड बी आर क्यू। ठीक है, इस चीज का ध्यान आप सबको रखना है। हाँ बस, क्योंकि क्यू आर से बिल्कुल भी वो मैचअप नहीं हो रहा जो होना चाहिए था, है ना, क्योंकि फिर उसके बाद एस कनेक्ट नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इजी है, फर्स्ट फिक्स है, बाकी 3 ही है। देखें जरा, इसमें तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, उड़ाइए। चलिए भैया, गुड गोइंग एवरीवन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बेहतर, जबरदस्त। इजी है एकदम ये तो।
एजुकेटिंग विमेन, अब देखिए एजुकेटिंग विमेन ऑफ विमेन तो हो नहीं सकता, मतलब पी गया। अब या तो क्यू या आर, बस एजुकेटिंग विमेन इज एन एसेंशियल स्टेप टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ विमेन, तो बिल्कुल बन गया क्यू, एसेंशियल स्टेप टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ विमेन, यानी आर पी लास्ट में जाएगा, आर पी, तो क्यू आर पी, आई गेस इट्स द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना इजी हो गया ऑप्शन की वजह से। नेक्स्ट, चलिए भैया ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से आंसर करेंगे तो ही जवाब दे सकेंगे, वरना गलत होना तय है, पहले ही हिंट दे दिया। इसीलिए हड़बड़ाहट नहीं, जल्दी नहीं, तैयारी पूरी तरीके से। चलिए शुरू कीजिए ध्यान से, ठीक है, टेक योर टाइम इजीली, और ऑप्शंस पर विशेष ध्यान और नजरें होनी चाहिए। चलिए भैया, एब्सोल्युटली गुड गोइंग। चलिए अब देखिए, अगर आपने हिंट समझ ली तो ठीक है, नहीं कई लोग गलत होने वाले हैं। शुरू करें? देखिए कई लोगों ने वही गलती कर दी जिसका मुझे था इंतजार, वही गलती कर दी तुमने मेरे दोस्त। चलिए भैया फटाफट से देखें, तुरंत बताएं व्हाट कैन बी द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। डन है, शुरू करें? चलिए थोड़ा सा ध्यान और फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर। अच्छा आपने नोटिस किया यहां दोनों में हु आ रहा है, आपने नोटिस किया यहां हु आ रहा है। अब ये देखिए हु यहां सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो रिलेट करेगा, पूछ नहीं रहा है, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब कई लोगों ने क्या गलती कर दी कि हाँ भैया पी से शुरू हो रहा है, शुरू करेंगे, क्रेन वॉज द 14th चाइल्ड, स्टार्टर लग भी रहा है, फिर उसके बाद क्यू रख दिया, लेकिन पी क्यू रखने के बाद आर और एस ना एस आर जुड़ रहे हैं। रीजन समझिए, हु क्या है, एक रिलेटिव वर्ड, सुना होगा पढ़ा भी होगा कई लोगों ने। अब ये अपने से जस्ट पहले वाले वर्ड को रिलेट करेगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि न्यू जर्सी के बाद आर रख दो, यहां इंसान ह्यूमन बीइंग होता तो ये उचित होता, जैसे द सिटी हु आई विजिटेड, क्या ये हो सकता है? आप कहोगे गलत है कि भैया हु की जगह विच करो, हाँ वहीं अगर यहां होता द बॉय, है ना, हु इज योर कलीग इत्यादि जो भी। अब हु बॉय को रिलेट कर रहा है क्योंकि हु जनरली किसके लिए आता है, हु और हुम, हु और हुम हम किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो यहां ये सबसे बड़ा पॉइंट था और यही कारण था ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। अब इन दोनों में से क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्यूपी, ये तो तय है क्यूपी बन रहा है। बॉर्न इन नेवाक न्यू जर्सी, क्रेन वॉज द, सर ये तो अजीब सा लग रहा है, अब लग रहा है लेकिन ऑप्शन यही कनेक्ट ही नहीं हो रहे बाकी ऑप्शन। तो बॉर्न इन नेवाक न्यू जर्सी, क्रेन वॉज द 14th चाइल्ड ऑफ अ मेथोडिस्ट मिनिस्टर। अब आगे देखो मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर इज अ पर्सन, अब पर्सन को रिलेट करने हु आ जाएगा। अब हु दोनों में है तो अब दोनों में से कौन सा रखें, अब फिर से समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने आर को रख दिया, मैंने क्यू पी के बाद आर रखा, अब आर सेंटेंस हु हैड साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आप सोच के देखिए इंडिपेंडेंस के फिर तुरंत बाद हु आ जाएगा, अब हु इंडिपेंडेंस को रिलेट तो नहीं करेगा, इसका मतलब हमें एस को पहले रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एस में आखिर में एंसेस्टर आ रहा है। सर एंसेस्टर तो पूर्वज, वो तो अब है नहीं, है तो ह्यूमन के सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड। तो इसीलिए हम क्यू पी के बाद पहले क्या रखेंगे, है ना, मेथोडिस्ट मिनिस्टर के बाद हु नेम्ड हिम आफ्टर एन एंसेस्टर, अपने पूर्वज के नाम पर। अब हु हैड साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और एंसेस्टर जिसने डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस का साइन किया था, तो इसीलिए पहले एस आएगा फिर आर आएगा। देखो यही कॉमन सेंस है, ठीक है। क्यूपीएसआर कहां है, क्यूपीएसआर, इसे ही बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। ग्रामर भी रिलेट हो गई और हमें हमारा सीक्वेंस भी बन गया। एक बार दोबारा सुन ले ध्यान से, पी क्यू वाले ऑप्शंस क्यों गलत हो गए, देखो ये सबसे बड़ी हिंट यहां हु थे। अब हु दोनों में आ रहा था तो हु से जस्ट पहले वाला वर्ड इंसान होना जरूरी है, तो हमने मान लो रख भी दिया,
लेकिन हमें ध्यान रखना है अगला भी हु आ रहा है तो पहले इंसान वाला वर्ड चाहिए वहां भी। तो दिस इज द रीजन एस और एंसेस्टर फिर आर, ये दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन। चलिए भैया ये देखिए, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें। तो प्रोसेस समझते आते रहेंगे ना, चीजें आसान हो जाएंगी, बस इतना ही है और कुछ नहीं। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, और जिसने प्रोसेस पे काम कर लिया वही इंसान अव्वल हो लिया। देखिए जल्दी से बताइए, एलिमिनेट द ऑप्शंस, इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं आप यहां, यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस इजीली। एवरीबॉडी एवरीबॉडी, अब देखिए, there are many secondary reasons as well as along with increasing levels of carbon the term is used to describe। अब देखो यहां पर या तो A से शुरू है या D से, तो there are many secondary reason as well as along with increasing level of carbons, global warming is the single biggest threat to life on earth today। तो भाई सीधे सीधे समझ में आ रहा है, इसकी बात हो रही है। अब डी के बाद ए, देर आर मेनी सेकेंडरी रीजन, ए सही लग रहा है, या फिर द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, क्योंकि वार्मिंग की बात हो रही है। तो बी ग्लोबल वार्मिंग टर्म हो गया, द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज, तो बिल्कुल डी और बी ज्यादा अच्छा है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देर आर मेनी अदर। अब देखो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, पेयर बन रहा है प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी। यही छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो ना तो ये आपके क्लूज बन जाते हैं, और जब ये क्लू बनते हैं तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो आंसर यहां देखो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सीधे सीधे, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, तो अब आपको धीरे धीरे प्रोसेस समझ में आ गया। अब देखो ये कहानी है, मुझे उम्मीद है सब लोग सही होंगे, कम ऑन प्रयास करो, इजीली इजीली प्रयास करें। चलिए भैया, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एनीवन। चलिए इजी है, व्हेन ही रीच्ड दिस टाउन, क्या ए से शुरू हो रहा है? नहीं, व्हेन ही रीच्ड दिस टाउन हु रीच्ड? अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, बिल्कुल ठीक लग रहा है। वन डे ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली बट कुड नॉट फाइंड एनीवन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन, ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, मतलब ए के संग डी का पेयर बन रहा है, सॉरी बी के संग डी का पेयर, है ना। वन डे ही रोट अ लेटर, हु रोट अ लेटर ये होगा नहीं, डिसअपॉइंटेड होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया बी, देखा इजीली। तो प्रोसेस समझ में आ जाता है तो चीजें सही आंसर पर पहुंचने लगती हैं, यही मुझे आपको बताना था। ठीक है, यही पैराजंबल है, आप लोग आराम से प्रैक्टिस करो। मैं फिर कह रहा हूं जितना रीडिंग स्ट्रांग होगा उतने अच्छे होंगे। कई लोग देखिए सही भी हुए बहुत जबरदस्त, और कई लोगों से वही है ना एक सिस्टमैटिक सेगमेंट लगा कि यार ये गड़बड़ है। तो प्रयास करते रहिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा जिससे कि आप उन्हें आराम से सॉल्व करें। ठीक है, तो पैराजंबल के इस प्रैक्टिस सेगमेंट को हम लोग यहीं पर विराम दे रहे हैं। ठीक है, और ये रीडिंग बेस्ड टॉपिक है, फिर से कह रहा हूं, जिसको समझ में नहीं है, जो समझना चाहेगा नहीं उसे समझ नहीं आएगा बिल्कुल, वो खुद परेशान हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और एग्जाम में आता है, इसीलिए कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, उन्हें आप घर पे सॉल्व कीजिए आराम से। ठीक है, तो आज के इस सेशन को और पैराजंबल को मैं यहीं विराम देता हूं। कल इसी पर आधारित यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और रीडिंग बेस्ड टॉपिक डिस्कस करना शुरू करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, रीडिंग को जितना अच्छा बनाएंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं उन्हें एक बार रिकॉल भी कर लेना आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद एवरीवन।